चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन नंबर, ओके। तो 2 satellites A and B moving in circular orbits of radii 3r and 5r respectively around the same planet. If masses of satellites are in the ratio 2:1, compare their binding energy. देखिए, 2 satellites हैं यहाँ पर A and B moving in circular orbits of radii 3r and 5r respectively around the same planet. मतलब यहाँ पर अगर हम एक planet कंसिडर करते हैं, लेट दिस इज planet, ओके, और एक सैटेलाइट है यहाँ पर, सपोज ए सैटेलाइट, इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड दिस प्लानट इन सर्कुलर ऑर्बिट, और इसकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट दिए, मतलब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लानट, ये r1 की वैल्यू, ये r1 मतलब कितना दिया यहाँ पर, r1 इज इक्वल टू 3r. तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट ए सैटेलाइट इज r1. ओके, नो बी सैटेलाइट, उसके रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितनी है, 5r है. लेट यहाँ पर और एक सैटेलाइट होगा b एंड इट आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सेम प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट. अब इसकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होगी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, दैट इज r2, और इसकी वैल्यू दी है यहाँ पर 5r. इस तरह से इसका मीनिंग ये होता है, 2 satellites A and B moving in circular orbits of radii 3r and 5r. What is r? That is radius of this planet. ये radius of this planet होगी. तो planet की radius है कैपिटल R. ओके, तो r1, ये r1 कितना है यहाँ पर, 3r है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2r या फिर यस r प्लस 2r. तो ये r मतलब रेडियस हो गई, ओके, और 2r मतलब यहाँ पर हाइट हो गई इसकी, बराबर, ये क्लियर हो रहा है आपको. या फिर 5r को कैसे लिख सकते हैं हम, r प्लस 4r. तो रेडियस ऑफ द प्लैनेट क्या होगी, r, और इसकी हाइट कितनी होगी फिर, इक्वल टू 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, दैट इज 4r, h2 की वैल्यू होगी. तो ये इसका बाइफर्केशन, लेकिन हमें डायरेक्टली यही वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ करनी है स्टूडेंट. ओके, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ satellite A and B are given r1 and r2, that is 3r and 5r respectively. आगे, round the same planet if masses of the satellites are in the ratio 2:1, मतलब A सैटेलाइट का मास हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर ma, ओके, और B सैटेलाइट का मास b. इसका रेशियो यहाँ पर दिया है कितना, 2:1, मतलब ma बाय b इज इक्वल टू 2/1. स्मॉल m यहाँ पर मास ऑफ ए सैटेलाइट टू मास ऑफ बी सैटेलाइट, इसका रेशियो कितना है, 2:1, दैट इज 2/1. तो हमें यहाँ पर कंपेयर क्या करना है, कंपेयर देयर बाइंडिंग एनर्जीज, मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी सैटेलाइट, ये रेशियो हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है. तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी, यस, इट इज़ इक्वल टू हाफ जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r. ये है ना फॉर्मूला. जी का मतलब होता है कैपिटल G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M दैट इज़ मास ऑफ द अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर प्लैनेट कंसिडर किया है ना हमने, तो ये कैपिटल M का मतलब क्या होगा, मास ऑफ दिस प्लैनेट, एंड स्मॉल m मतलब मास ऑफ द सैटेलाइट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट. r इज़ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट. तो ये जनरल फार्मूला है बाइंडिंग एनर्जी का. अब हमें यहाँ पर कंपेयर करना है. देखिए बाइंडिंग एनर्जी फॉर ए सैटेलाइट, यस, ए सैटेलाइट के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, देखिए हाफ g मास ऑफ ए सैटेलाइट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ए सैटेलाइट RA, या फिर R1, तो इसको हम RA भी लिख सकते हैं ना, और R2 मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ बी सैटेलाइट्स, ओके. और बाइंडिंग एनर्जी फॉर बी सैटेलाइट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, हाफ
जी यम, अब प्लैनेट तो सेम है ना, सेम प्लैनेट है, इसलिए कैपिटल जी और यम की वैल्यू चेंज नहीं होगी। नो, अब यम मतलब मास ऑफ द सैटेलाइट बी, तो यम बी लिखेंगे, स्मॉल यम इंटू बी, इंटू नहीं, ये सफिक्स है, स्मॉल यम बी सफिक्स मतलब मास ऑफ बी सैटेलाइट अपॉन रेडियस ऑफ बी सैटेलाइट मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी ए टू द बाइंडिंग एनर्जी बी, देखिए अगर ये डिवाइड करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी सैटेलाइट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अगर ये देखिए यहाँ पर हाफ जी यम मास ऑफ ए सैटेलाइट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट होल डिवाइड बाय अगेन यहाँ पर हाफ जी यम मास ऑफ बी सैटेलाइट टू डिनोमिनेटर में क्या होगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ बी सैटेलाइट, ओके, आर बी सफिक्स। तो यहाँ पर देखिए हाफ ऑफ कैंसिल होगा, जी कैंसिल होगा, कैपिटल एम भी कैंसिल होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी सैटेलाइट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यम ए डिवाइड बाय यम बी, ओके, इनटू अब आर ए डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी आर बी डिनोमिनेटर में, तो इनका रेसिप्रोकल होगा, दैट मीन्स आर बी डिवाइडेड बाय आर ए, इस तरह से, ओके। तो यम ए अपॉन यम बी मतलब मास ऑफ ए सैटेलाइट टू मास ऑफ बी सैटेलाइट, इसका रेशियो हमें पता है 2/1 इनटू आर बी अपॉन आर ए, आर बी मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ बी सैटेलाइट, कितना है यहाँ पर 5r है, 5r डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर ए मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट, कितना है यहाँ पर 3r है, 3r अगेन आर गेट कैंसिल, दिस इज 10/3, ये कितना आता है 10/3 आता है स्टूडेंट। देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी सैटेलाइट इज इक्वल टू 10:3, ये आंसर होगा स्टूडेंट, ओके। सो कंपेयर देयर बाइंडिंग एनर्जीज, तो बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, ए सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, बी सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। वाई, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी और रेडियस ऑफ ऑर्बिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए, ओके। तो इसका आंसर क्या आता है 10:3, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट, कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन मूविंग अ बॉडी ऑफ मास 1000 किलोग्राम from a height of 2r to 3r above the surface of the earth। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, कंसिडर देयर इज अर्थ, यहाँ पर अर्थ है, ओके, सेंटर ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर और इसका मास है कैपिटल यम। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वर्क डन निकालना है, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन मूविंग अ बॉडी ऑफ मास 1000 किलोग्राम, मतलब एक बॉडी दिए उसका मास कितना है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं हम 1000 किलोग्राम, ओके, दैट इज 10⁻³ किलोग्राम, स्मॉल एम 10⁻³ किलोग्राम। इसको मूव करना है हमें, कहाँ से, फ्रॉम अ हाइट 2r to 3r अबव द अर्थ सरफेस। देखिए फ्रॉम द अर्थ सरफेस एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जिसके हाइट कितने दिए हैं, h1 इज इक्वल टू 2r, मतलब 2r हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सरफेस ऑफ द अर्थ से इस ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन क्या होगी, h1 2r। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट हमें मूव अप करना है टू 3r, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट मूव अप करना है। अब इसकी हाइट कितनी होगी, ये हाइट होगी h2, दैट इज़ इक्वल टू 3r, दैट इज़ इक्वल टू 3r, ओके। तो हमें ऑब्जेक्ट को h1 पोजीशन से h2 पोजीशन तक मूव अप करना है। तो इसके लिए कितना वर्क डन होगा ये निकालना है यहाँ पर, ये इस न्यूमेरिकल का मीनिंग है स्टूडेंट, ओके। तो देखिए पहली पोजीशन क्या होगी यहाँ पर, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होगी इसकी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये r1 होगी ना, r प्लस h1 रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, मतलब इनिशियल, ये इनिशियल पोजीशन लेते हैं हम, इनिशियल पोजीशन
और ये फाइनल पोजीशन है ना। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक इसको मूव करना है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। तो वर्क डन तो बनता है यहाँ पर, है ना। तो ये वर्क डन हमें यहाँ पर निकालना है। टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2r हाइट टू 3r हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट इनिशियल पोजीशन पर क्या होगी, r प्लस h1। ओके, सो दिस इज, देखिए r1 इज इक्वल टू क्या होगा फिर, r प्लस h1 की वैल्यू 2r, ये कितना होगा 3r होगा स्टूडेंट। और r2 मतलब r प्लस h2, r प्लस h2 बराबर है। अब ये r2 की वैल्यू कितनी होगी, r प्लस h2 कितना है 3r है ना, 3r। सो दिस इज 4r। मतलब इनिशियल पोजीशन की रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितने हो गए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डिस्टेंस दैट इज 3r, और फाइनल पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कितना 4r। ओके, मतलब इनिशियल पोजीशन r1 टू फाइनल पोजीशन r2 तक इसको मूव अप करना है। तो इसके लिए जितना भी वर्क डन होगा ये वर्क डन हमें निकालना है। देखिए स्टूडेंट, अब हाइट h1 है या फिर रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितनी r1 है। तो r1 रेडियस ऑफ ऑर्बिट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी होगी, राइट। और फिर फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का डिफरेंस लेना होगा, फिर हमें यहाँ पर वर्क डन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी I, मतलब इनिशियल पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, Gm डिवाइडेड बाय R प्लस h1। ये फार्मूला ना, देखिए जनरल फार्मूला क्या है यहाँ पर, Gm डिवाइडेड बाय R, और ये माइनस होता है ना। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पता है ना आपको, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस Gm स्मॉल m डिवाइडेड बाय R। ये है ना जनरल फार्मूला, यही फार्मूला यहाँ पर लिखा है। तो इनिशियल कंडीशन के लिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होगी, r1 होगी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, जब हम इस ऑब्जेक्ट को फाइनल पोजीशन तक मूव अप करेंगे तो इस पोजीशन पर, फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस Gm डिवाइडेड बाय R2। ये होगी स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन dW ओके इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये चेंज होगा ना। देखिए पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना है, माइनस Gm डिवाइडेड बाय R2 माइनस, ओके। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो भी माइनस में है ना, तो ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस Gm डिवाइडेड बाय R1, राइट। नो वर्क डन इज इक्वल टू, उसके लिए फार्मूला क्या होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस टर्म पहले लिखेंगे हम, Gm स्मॉल m डिवाइडेड बाय R1 माइनस, ओके, ये सेकंड टर्म लिखेंगे Gm डिवाइड बाय R2, ये R2 होगा, राइट स्टूडेंट। देयरफॉर वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अब यहाँ पर कॉमन क्या निकलता है, Gm मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ कैपिटल M, स्मॉल m का मतलब क्या होता है, मास ऑफ द सैटेलाइट, और ब्रैकेट में क्या बचता है 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप इसको साइड में नोट डाउन करो आपके फार्मूले लिस्ट में। क्या फार्मूला है वर्क डन के लिए, और ये किस कंडीशन के लिए, देखिए कि R1 इनिशियल रेडियस ऑफ पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट है, इसको R2 पोजीशन तक आपको लिफ्ट अप करना है, तो कितना वर्क डन होगा ये निकालने के लिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट। वर्क डन इज इक्वल टू Gm इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, Gm इन ब्रैकेट, ओके, 1/r1 मतलब r प्लस h1 बराबर है, माइनस 1/r2 मतलब r प्लस h2, ये भी फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ हाइट,
इट इज़ इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। चलिए अब ये फार्मूला यूज़ करके हम न्यूमेरिकल को कंप्लीट करते हैं। सो WdW मतलब वर्क डन इज इक्वल टू, देखिए कैपिटल G मतलब 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 इंटू, अब हमारे पास देखिए हमने R1 R2 की वैल्यू डायरेक्टली निकाली है ना, यहाँ पर R1 कितना है 3R और R2 कितना है 4R, तो ये वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में रख सकते हैं डायरेक्टली, या फिर ये भी फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं ना। H1 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू है यस 2R प्लस R दैट इज़ अगेन 3R, वही आ रहा है ना, इसलिए डायरेक्टली हम स्मॉल r1 और स्मॉल r2 की वैल्यू जो निकाली है यही फार्मूले में रखते हैं। तो ये क्या बचा अब यहाँ पर, G लिखा है, M लिखा है, हाँ स्मॉल m कितना दिया है 10⁻³ 1000 किलोग्राम दैट इज़ 10⁻³ इन ब्रैकेट 1 अपॉन, ओके R1 कितना है, R1 है यहाँ पर 3R माइनस 1 अपॉन R2 कितना निकाला है हमने 4R, यस ठीक है। नाउ DW दैट इज़ वर्क डन इज इक्वल टू 6.67 इंटू 6 का प्रोडक्ट तो हमें पता है ना कितना होता है 40.02 इंटू 10 टू द पावर, देखिए -11 प्लस 24 प्लस 13 और ये 10⁻³ प्लस है 10⁻² कितना होगा 13 प्लस 3 16 राइट इंटू, अब इसको सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए ध्यान से 4R इंटू 1 4R माइनस 3R इंटू 1 3R, देखिए 4R माइनस 3R कितना होगा 1R, तो ये R डिवाइडेड बाय इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 3 इंटू 4 12R स्क्वेयर 12R स्क्वेयर होगा, बराबर है 3R इंटू 4R 3 इंटू 4 12 R इंटू R स्क्वेयर, अब ये R स्क्वेयर के साथ कैंसिल होगा स्टूडेंट, ओके सो दिस इज 40.02 इंटू 10⁻16 राइट डिवाइडेड बाय 12 इंटू R मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, अब उसको मीटर में लिखेंगे हम, क्या होती है वैल्यू मीटर में 6.4 इंटू 10⁻6 ये होती है स्टूडेंट राइट। अगर इसको हम कंप्लीट करते तो इसका आंसर क्या होगा, देयरफॉर DW मतलब वर्क डन, ओके तो ये आंसर आता है स्टूडेंट, तो इसका आंसर आता है देखिए जैसे 40.02 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6.4, तो ये 0.5216 इतना आता है स्टूडेंट इंटू 10 टू द पावर, देखिए 10⁻16 और ये ऊपर आने के बाद -6 तो 10⁻10 बचता है, या फिर एक डेसिमल पॉइंट अगर हम 5 के बाद इसको शिफ्ट करते टुवर्ड्स द राइट तो 5.216 इंटू 10⁻10 है, तो यहाँ पर 9 बचता है फिर जूल, इतना आंसर आएगा स्टूडेंट। मतलब देखिए इसका मीनिंग अब कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू बी मूविंग मास ऑफ 1000 किलोग्राम बॉडी फ्रॉम हाइट 2R to 3R अबव द अर्थ सरफेस, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए वर्क डन कितना होता है 5.216 इंटू 10⁻9 जूल। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, तो ये अलग से आप नोट डाउन कर दो यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑफ मास 500 किलोग्राम मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज 15 इंटू 10⁻9 जूल, फाइंड द हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। देखिए यहाँ पर गिवन डाटा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑफ मास मतलब सैटेलाइट का मास दिया है यहाँ पर स्मॉल m 500 kg दैट इज़ 5 इंटू 10⁻2 किलोग्राम, इस तरह से लिख सकते हैं हम। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑफ मास 500 kg मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट राउंड द अर्थ इज जूल 15 इंटू 10⁻9 जूल, मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू है स्टूडेंट। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻9 जूल। फाइंड द हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस, मतलब यच निकालना है हमें, यहाँ पर यच की वैल्यू निकालनी है अबव द अर्थ सरफेस। तो जनरल फार्मूला क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी का, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं हम, ओके। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट इज हाफ Gm स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r, या फिर हाफ Gm
स्मॉल m डिवाइडेड बाय r मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट दैट इज r प्लस एच ये होता है। और यहाँ पर हमें इस हाइट एच की वैल्यू निकालनी है। तो r प्लस एच ब्रैकेट को अगर इधर लाते हैं हम, ओके, तो ये r प्लस एच इस तरह से, ओके, इज इक्वल टू जी एम स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2, और ये बाइंडिंग एनर्जी इसके जगह पर आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये फॉर्मूला होगा स्टूडेंट। अब पहले r प्लस एच की वैल्यू निकालते हैं, उसमें से फिर r माइनस करते हैं तो फिर एच मिलेगा हमें। ओके, तो चलिए ये कंप्लीट करते हैं पहले। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24, ओके, इंटू स्मॉल एम मतलब मास ऑफ सैटेलाइट 5 इंटू 10⁻2 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी। ये फार्मूला आ गया ना यहाँ पर। तो बाइंडिंग एनर्जी है 15 इंटू 10⁻9 जूल। तो अगर ये सॉल्व करते स्टूडेंट तो हमें r प्लस एच की वैल्यू मिलती है। देखिए r प्लस एच इज इक्वल टू, अब 6.67 इंटू 6, ये तो प्रोडक्ट आपको मतलब याद ही रहता होगा ना, कितना होता है 40.02 इंटू 10⁻13 इंटू ये 5 इंटू 10⁻2, 13 क्यों, -11 प्लस 24 13, और ये 10⁻2 5 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15 कितना होगा, या फिर उस वैसे लिखेंगे हम 2 इंटू 15, और ये 10⁻9 ऊपर लेके आइए 10⁻−9 होगा ये, है ना। तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 ज़ा 15, राइट। तो r प्लस एच इज इक्वल टू, अब ये 40.02 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 6, बराबर ना, 5 3 ज़ा 15, 3 इंटू 2 6, ओके, इंटू 10 टू द पावर कितना बचता है, देखिए यहाँ पर 13 और ये 2 कितना होगा 15, 15 माइनस 9, यस 13 और ये 2 कितना होगा 15 होगा, प्लस 15 और माइनस 9, तो कितना रहेगा यहाँ पर 15 माइनस 9 दैट इज़ 6, ओके। तो चलिए यहाँ पर 6 से डिवाइड करते हैं इसको, तो ये कितना आता है देखते हैं। 6 6 ज़ा 36, कैरी कितना 40, फिर से 6 6 ज़ा 36, कैरी कितना 4 42, ये 7 आएगा यहाँ पर, मतलब 6.67 करेक्ट है क्या। देखिए एक बार 6 6 ज़ा 6 6 ज़ा कितना होता है 36, तो ये 6 पॉइंट, अब 40 मतलब कैरी कितना 40 हो गया, ये आगे का 1 0 लिया तो फिर से 6 6 ज़ा 36, कैरी अगेन 4, ये 2 मतलब 42, 6 7 ज़ा 42, एग्जैक्ट डिवीजन यहाँ पर होता है, इंटू 10⁻6, ये क्या होगा मीटर में आएगा नहीं। तो ये r प्लस एच की वैल्यू आ गया स्टूडेंट। नाउ एच इज इक्वल टू क्या होगा 6.67 इंटू 10⁻6 माइनस r। नाउ 6.67 इंटू 10⁻6 माइनस r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, मीटर में इसकी वैल्यू क्या है 6.4 इंटू 10⁻6, राइट। तो एच इज इक्वल टू कितना आएगा, ये देखिए यहाँ पर 6.67 माइनस 6.4, तो यहाँ पर ये आएगा 0.27 इंटू 10⁻6 मीटर, ओके। तो ये मीटर में आ गई वैल्यू स्टूडेंट। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 270 इंटू 10⁻3 मीटर। कैसे, 2 के पहले डेसिमल पॉइंट था, ओके, और 3 डिजिट्स से अगर हम इसको राइट की तरफ शिफ्ट करते, देखिए 1 2 3, है ना, तो ये 10⁻3 यूटिलाइज हो गया, बचा वाला 10⁻3 यहाँ पर लिखा है 270 इंटू 10⁻3 मीटर में, और यश इज इक्वल टू 270, ओके, 10⁻3 मीटर मतलब क्या लिख सकते हैं हम किलोमीटर, तो 270 इंटू 10⁻3 मीटर या फिर 270 किलोमीटर, मतलब हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस कितनी होगी 270 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो ये आंसर ये होगा स्टूडेंट, राइट।